हेलो देयर ऑल द ब्यूटीफुल फीमेल्स। मुझे आज 20th में है और मुझे इस दिन आपको माहवारी के बारे में बताना ज़रूरी लगता है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड वाइड ये डे सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस के लिए। माहवारी का अवेयरनेस होना चाहिए हर लेडी को। तो उसके लिए आज ये हम लोगों ने टॉक इनिशिएट करने का सोचा है। मैं आज आभारी हूँ डॉक्टर विजया, जो मेरे कॉलीग हैं, वो हमें आज बताएंगे कि माहवारी की बेसिक चीज़ें क्या होती है और इनसे डरना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड फेज़ नहीं है और बहुत आसान है। तो उस हिसाब से हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए और आपकी लाइफ जो है ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल हो। डॉक्टर विजय। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स डॉक्टर स्मिता। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सारे मेरे छोटे छोटे दोस्त हो। टॉपिक बहुत डरावना लगता है माहवारी सुनकर, पर ऐसे है नहीं। चलो छोटी बातें हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, माहवारी है क्या? जैसे आप अब तक एक छोटी बच्ची थी, उससे एक किशोर अवस्था में जा रही है और एक युवती में आप चेंज होंगे, तब उस वक्त कुछ चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं, जिसको हम लोग फिज़िकल चेंजेस कहते हैं। इसके साथ कुछ मानसिक, कुछ भावनिक तौर पे भी आप में चेंजेस आते हैं। हम एक के बाद एक इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसी में से एक चेंज को माहवारी कहते हैं। लगभग 10 से 12 साल तक, आजकल ये थोड़ा सा एज पहले आ गया है, इससे कुछ साल पहले 16-17 की उम्र में ये चेंजेस आते थे। तो अभी आपकी कद्र बढ़ती है, वज़न बढ़ता है, स्तन का आकार बढ़ता है, आपके गुप्तांगों में बाल आते हैं, आपको कुछ चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, कुछ अजीब लगता है। जो पहले आप थी उससे बहुत अलग तरीके से आपको महसूस होता है। कई बार आपके योनि मार्ग से, जो आपका मूत्र मार्ग है, उसके नीचे की तौर पे जो मार्ग है, वहाँ से सफ़ेद तौर का डिस्चार्ज आता है। डर मत जाना, एक दिन अचानक से ये डिस्चार्ज आपको ब्लड में भी दिखाई देगा। इसी को माहवारी कहते हैं। इसी को कहते हैं मासिक चक्र की शुरुआत हुई। इसी का अर्थ हुआ कि एक बालिका अवस्था से आप युवती बन गए। इसी का अर्थ हुआ कि आप प्रजनन क्षम बन गए, मतलब आप में अंडा बनने की प्रोसेस चालू हो गई है। अंडा बनता है, वो ट्यूब में से गर्भाशय में आता है, पर क्योंकि यहाँ पे कोई भी गर्भावस्था नहीं है या फिर प्रेगनेंसी नहीं है, अंदरूनी लाइनिंग को निकाल फेंका जाता है। इसी को माहवारी कहते हैं। ये ब्लीडिंग जो होती है, वो बॉडी ने, आपके शरीर ने आप में से ही जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस है। इतना सिंपल है। आप में जो घिन है कि ये कुछ गंदी चीज़ बाहर निकल रही है, ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या, ये सारी चीज़ें वैसे नहीं हैं। ये एक हर औरत में ये चेंज होता है। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे जाकर माँ बनने वाली है। ये एक उसका पहला स्टेप है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप समझ पाते हैं, ये सामान्य प्रोसेस है। जैसे कि आपका बड़ा होना, आपकी कद्र बढ़ना, आप जितना नॉर्मली इसको लेंगे, आप उतनी ही अच्छी तरीके से इसके साथ डील करेंगे। आप जितना डरेंगे उतना उसमें आपको ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी। अब माहवारी के साथ हमें क्या क्या सही तरीका, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम लोग अभी सीखेंगे। माहवारी के दौरान हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जैसे छोटे बच्चियों के लिए सबसे बेहतर रहेगा एक सैनिटरी पैड वाला ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस में रहता है टैम्पून और कप, और रोज़ाना का कपड़ा भी रह सकता है। अब हम लोग एक एक के बारे में धीरे से समझ लेते हैं। पहली चीज़ है सैनिटरी पैड, जो आपको कहीं पे भी केमिस्ट के पास इजीली मिल जाता है। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं रहती है, ये डिस्पोजेबल रहता है, ये यूज़ करने में आसान रहता है। जब माहवारी की शुरुआत होती है तो बच्चियों में कई बार माहवारी हमेशा महीना से महीना नहीं आती, कभी भी वो बीच में स्पॉटिंग हो सकता है। तो ये आपको आपके स्कूल बैग में भी कैरी करना बहुत आसान है।
ये सैनिटरी पैड्स के ऊपर एक पट्टी लगाई रहती है जिसको निकालकर आपको आपके अंदरूनी कपड़े पे उसके पैड्स लगाने हैं। इसकी वजह से वो सैनिटरी पैड जगह से नहीं हिलेगा। आप आपका स्कूल, आपके खेल, आपका रोज़ाना का रूटीन अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, सैनिटरी पैड जब आप यूज़ करते हैं तब 4 से 6 घंटे के बाद आपको इसको निकाल कर डिस्ट्रॉय मतलब निकाल कर फेंक देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन आता है, अगर वो भीगा है तो क्या? तो भी आपको 4 से 6 घंटे में वो निकाल कर रख देना है। अगर पैड ड्राई है, जैसे कि तीसरे या चौथे दिन के बाद आपका खून का मात्रा कम जाता है, तभी भी 6 घंटे के बाद ड्राई पैड आपको निकाल कर उसको निकाल फेंकना ज़रूरी है। लंबे समय तक ऐसे पैड वहाँ पे रखने की वजह से आपको पेशाब की जगह पे खुजली होना, जलन होना या फिर लोकल इन्फेक्शन, जो आपके डॉक्टर आपके बारे में इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, इसके बारे आपको पता चल सकता है। सैनिटरी पैड जब आप फेंकते हैं तब उसको अच्छी तरीके से रोल कर आजकल उसके साथ और एक पट्टी आती है, उसमें रोल करने के बाद नॉर्मल कपड़े या फिर पॉलीथीन बैग में रोल कर उसके ऊपर रेड टैग बनाना ज़रूरी है, ताकि जो लोग आपका कचरा उठाते हैं उनको पता चले इसके अंदर सैनिटरी पैड है और उसका अलग तरीके से वो डिस्ट्रक्शन जो हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड है, वो नॉर्मल कचरे में हम लोग नहीं डाल सकते। सैनिटरी पैड जब हम लोग डिस्पोज करते हैं तब हमने उसको रोल किया, उसके ऊपर पट्टी लगाई जिसके ऊपर आजकल बनाया हुआ रेड स्पॉट आता है, और उसको किसी पेपर में, न्यूज़पेपर में या फिर पॉलीथीन में डालकर हमने बाथरूम में जो एक डस्टबिन रखा रहता है उसमें डाल दिया। यहीं तक आपका सही तरीका है। इससे आगे कभी भी सैनिटरी नैपकिन ओपन कर खुले में कचरे में ना फेंका करें, क्योंकि ये सेहत के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, जबकि इसमें खून है। तो ये हमारा जिम्मेदारी है सबका, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, कि कैसे उसको रैप कर क्लीन एक पेपर में रख कर डिस्पोज करें। कैसे पहचाना जाए कि आपने उस पेपर में पैड डाला है? तो सिंपल है, उस पेपर के ऊपर क्रेयॉन से या फिर लाल बड़ी बिंदी रहती है, आपके घर में कोई इस्तेमाल करता है, वो उसके ऊपर चिपका दीजिए। जो पिकअप करने वाला है, कचरा कलेक्ट करने वाले हैं, उनको पता चलेगा कि इसमें आपने पैड फेंका है, ताकि वो इसको अच्छी तरीके से, सही तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। अब आते हैं बाकी के 2 चीज़ों के ऊपर। आपने शायद इनके बारे में सिर्फ सुना है। एक करता है टैम्पून, जो एक तरीके का गॉज का गोला रहता है जो आपको आपके योनि मार्ग में रखना रहता है, और दूसरा आता है कप। ये जो कप रहता है ये भी आपको आपके योनि मार्ग में रखना है। पर ताकि आपकी माहवारी अभी अभी चालू हो गई है, वो इतनी रेगुलर नहीं है, आप आपके बॉडी के बारे में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस एज ग्रुप में जैसे 10 to 15 या फिर 16 ईयर तक मैं खुद ये रेकमेंड नहीं करूँगी। ये अपने एथलीट्स जो रनिंग में है, स्विमिंग में है या फिर कुछ प्रोफेशनल जॉब्स में जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब अंत में आता है पुराना तरीका, कपड़ा इस्तेमाल करने में कुछ चीज़ें आपको सावधानी के तौर पे बरतनी बहुत ज़रूरी है। पुराने तरीके में वही कपड़ा, जबकि टॉवल हो, साड़ी हो, मलमल हो, धोती का कपड़ा हो, इसको सही तरीके से धोया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको फोल्ड कर पैड की तरह एक स्क्वायर में बनाया जाता है। अब इसको पकड़ने के लिए कुछ बाजू में विंग्स या फिर ये नहीं है, पर इसको रोल कर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो ये भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के बाद जो आप उसको क्लीन करते हैं, तब अच्छी तरीके से उसमें से ब्लड पूरा साफ़ करना पड़ेगा, ब्रश से इसको धोना पड़ेगा। फिर उसको डिटर्जेंट के बाद डेटॉल जैसे कोई एंटीसेप्टिक में भिगो कर रखना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, इसको धूप में सिखाना पड़ेगा। सूरज का महत्व है, उससे बैक्टीरिया वहाँ पे किल किए जाते हैं।
इसी वजह से इसको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। अब एक कपड़ा आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो वो आपके खून जाने के मात्रा पे अवलंबित है। अगर आपका खून ज़्यादा जाता है, कपड़ा बहुत ज़्यादा सोख हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी 2 या 3 बार ही एक कपड़ा इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद अलग कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। देखा जाए तो सैनिटरी पैड्स का जो कॉस्ट है उसके कंपैरेटिवली दोनों सेम ही होता है। सैनिटरी पैड डिस्पोजेबल है तो ये और ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर लंबे समय तक ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। योनि मार्ग में खुजली होना, वहाँ पे इन्फेक्शन होना जिसके लक्षण है सूजन आना, पेशाब के टाइम पे जलन होना या फिर आपको अनकंफर्टेबल महसूस होना। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के साथ इसको दिखाकर उसके लिए आगे की जांच कर सही दवाई लें। कोई भी चीज़ बिना दिखाए आप यहाँ पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अच्छे एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और लोकली एप्लीकेबल क्रीम से ये ठीक हो सकता है। इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप अपने माँ के साथ, बड़ी बहन के साथ या फिर घर में किसी भी सदस्य के साथ ये बात शेयर कर सकती है और अपने डॉक्टर के पास पहुँच सकती है। अब आता है कुछ चीज़ें जो आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, जैसे कि लोकल डिओड्रेंट, डाउचेस, पाउडर और कुछ चीज़ें जो वहाँ पे लोकली लगाने के लिए। मेरी सलाह रहेगी इनमें से कोई भी चीज़ आपके योनि मार्ग में नहीं डालनी है। आजकल हाइजीन के तौर पे कुछ ब्रांड्स में लोकल लगाने के लिए जैसे सोप की तरह सॉल्यूशंस आते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस भी आपको आपके मल मूत्र मार्ग या फिर गुप्तांगों के आजू बाजू लगाने हैं। कोई भी चीज़ योनि के अंदर नहीं डालनी है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न यही है कि बॉडी अपने आप को साफ रखने की पूरी कोशिश करती है। जैसे कि बॉडी के अंदर, आपके योनि मार्ग के अंदर कुछ अच्छे कीटाणु भी रहते हैं। वो योनि मार्ग का पीएच यानी सामू निगेटिव मतलब एसिडिक तौर पे रखते हैं ताकि वो अपने आप सूखा रहे और साफ रहे। आप ऐसी चीज़ें यूज़ करने के बाद वो अच्छे कीटाणु भी मर जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये मेरी सलाह रहेगी कि आप ऐसी कोई भी चीज़ जस्ट एडवर्टाइजमेंट देखकर योनि मार्ग के अंदर डालकर इस्तेमाल ना करें। मासिक चक्र और माहवारी में क्या होता है? मासिक चक्र ये है कि आपको हर महीने में हर दोनों अंडाशय में से कुछ अंडे तैयार होते हैं जो आपको एक ट्यूब की वजह से आपके गर्भाशय में आ जाते हैं। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं है तो गर्भाशय के अंदरूनी तौर पे जो स्तर बनता है जिसको लाइनिंग बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहाँ पे गर्भ रुकने के लिए कुशन बेड तैयार किया जाता है। क्योंकि अब प्रेगनेंसी है नहीं तो ये बेड निकल जाएगा, ये स्तर बाहर आएगा, योनि मार्ग के यहाँ से आएगा। इसके साथ थोड़ा ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, इसी को हम लोग माहवारी कहते हैं। इसी में से आपको मासिक चक्र होता है। अब हर महीने जैसे ही आपका ब्लीडिंग हो गया, 5वें या 6ठे दिन के बाद आप में वापस वही केमिकल का साइकिल चालू होता है। नई तौर से नए केमिकल रिलीज होते हैं, अंडाशय को सिग्नल मिलता है कि चलो नया अंडा बनाएं। अंडा बीच महीने में फूट जाता है। उसकी वजह से कई बार कुछ लड़कियों को 14 या 15 दिन के अंदर हल्का सा पेट में दर्द होना नॉर्मल है। जैसे ही वो अंडा आपके ट्यूब्स कैच कर लेते हैं और गर्भाशय में आकर बैठ जाता है, वापस नए साइकिल का ब्लीडिंग आपको 28 मतलब 28 या 30 दिन के दौरान चालू हो जाता है। ये है नॉर्मल मासिक चक्र। आपकी माहवारी शुरू होने के बाद कई बार ये केमिकल
हॉर्मोन्स का जो ऑर्केस्ट्रा है, जो ब्रेन से रिलीज़ होगा, फिर थायराइड भी उसमें इन्वॉल्व है, फिर ओवरीज है, फिर यूटरस है और फाइनली ब्लीडिंग है। ये चक्र सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो कई लड़कियों को एक बार महीना आ जाता है, पर उसके बाद 2 या 3 या 4 महीने तक वो नहीं आता, फिर आता है। आपको ऐसे समय पे डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 साल में ये साइकिल रेगुलर बन जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या 28 दिन मतलब 28 दिन का ही साइकिल होता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कई लड़कियों में 21 दिन से लेकर 35 मतलब 35 दिन तक ये साइकिल आगे पीछे हो सकता है। एक आध बार आपका अगर मानसिक तनाव, एग्ज़ाम्स है, आप कुछ खेल कूद ज़्यादा कर रहे हैं, तो 1 या 2 दिन के लिए भी ये साइकिल आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अपने घर पे माँ है या फिर बड़ी सिस्टर है, उनके साथ बात करनी है। अभी आप बहुत उम्र से छोटे हो तो आपको याद कैसे रहेगा कि पिछला महीना कब आया था और आगे का कब आएगा? तो इसके लिए एक बहुत सिंपल कैलेंडर मेथड आता है। इसमें आप अपना घर पे जो कैलेंडर है वहाँ पे डे 1 जो है वहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। सोचिए अगर आपको महीना आ गया है आज ही के दिन, ओके, 27 मई को आ गया महीना, आपने वहाँ पे मार्क कर दिया, आपका महीना चला 2 या 5 दिन, आपने वहाँ तक क्रॉस कर दिया। तो अगले महीने जून 25 से आप अलर्ट हो जाओगे कि शायद मेरा महीना आने वाला है, तो मैं मेरे स्कूल बैग में एक सैनिटरी पैड रेडी रखूं और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब आपको डेज के बारे में बताते हैं। महीना 2 से लेकर 5 दिन तक चलता है। कई बार ये महीना आपके खेलकूद, एथलीट, आपका हार्मोनल लेवल और आपका जेनेटिक मेकअप पे भी रहता है। अगर महीना का जो खून जा रहा है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, आपको दिन में 4 या 5 से ज़्यादा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसमें खून की गांठियाँ या फिर टुकड़े गिर रहे हैं, तो आपको ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जब खून की गुठलियाँ जाती है इसका मतलब खून की मात्रा सचमुच में ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा दिन थोड़ा थोड़ा खून चलते रहना 15 दिन तक, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। जैसे महीना अपने आप चालू होता है वैसे ही वो अपने आप रुकना भी चाहिए। अब आते हैं तीसरे लक्षण पे। क्या महीने के टाइम पे हर बार पेन होता है? ये क्वेश्चन हमें कई बार लड़कियों से पूछा जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है यहाँ पे खरोच आ गई, ब्लीडिंग हो गया तो पेन है, पर ऐसा नहीं है। माहवारी के टाइम पे ये अंदरूनी जो अस्तर है वो अपने आप निकल जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। इस ब्लीडिंग के साथ पेन कुछ केसेस में बिल्कुल भी नहीं होता, और कई बार जो हल्का पेन होता है वो इसकी वजह से होता है ताकि आपका गर्भाशय आकुंचन प्रसरण होता है ताकि वो खून बाहर आए, पर ये पेन बहुत ही हल्का तौर पे होता है। अगर आपको पेट का दर्द, स्कूल आप नहीं जा पा रहे, आपका रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, आप खेल कूद नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा अगर आपको दर्द हो रहा है तो ज़रूर आप आपके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब आता है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए? ज़रूर कर सकते हैं। आप आपके लाइफ का कोई भी रूटीन एक्टिविटी मासिक चक्र के दौरान रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, ये आपके बॉडी का एक सामान्य कार्य है जो आपको एक्सेप्ट करना है। आज का हमारा यही प्रयत्न है कि आप माहवारी को, मासिक चक्र को जानें और जितना इजीली, जितना आप रेडीली इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपके जीवन में कोई भी प्रकार का रुकावट नहीं लाएगा। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, माहवारी के दिन पे कुछ लड़कियों को कुछ घरों में कुछ चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि रसोई में मत जाना, नहाना नहीं, या फिर कुछ चीज़ें नहीं करना, पूजा का सामान में नहीं छूना, अचार को नहीं छूना। ये सारी अंधश्रद्धाएं हैं, इसमें से कोई रोग या फिर बीमारी नहीं फैलती। इनफैक्ट
माहवारी के और मासिक धर्म के टाइम पे आपको नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे नॉर्मली गुनगुने पानी से नहाते हैं वैसे नहाइएगा। 4 से 6 घंटे के बाद जब आप पैड चेंज करते हैं तब आपको आपका मलमूत्र का गुप्तांग का भाग पूरी तरीके से धोना है। इसमें साबुन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। धोने के समय पे आपका हाथ आगे की तरफ पीछे जाएगा, ना कि उल्टा आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ आपका मल का जगह है जहाँ से संडास निकलता है, वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा रहता है। तो आपको यूरिन का जगह से स्टार्ट करना है, फिर योनि मार्ग होते हुए पीछे की तरफ जाना है, कभी भी उल्टा नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप चीज़ धोते हैं ये सारी, उसके बाद आपको एक अच्छा ड्राई टॉवल, नैपकिन या फिर हैंकरचिप लेकर वो चीज़ें ड्राई करनी है। वैसे ही गीली चीज़ों में अगर आप पैड लगाते हैं तो जल्द ही आपको पैड के रैशेस दिखाई देंगे। तो ये ना कि पैड की वजह से हो रहे हैं, बल्कि आपके गलत इस्तेमाल की वजह से हो रहे हैं। तो साफ सुथरा रहना मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप यहाँ से ये सुनने के बाद चीज़ें और सही तरीके से इस्तेमाल करें और साफ सुथरा रहे। माहवारी होने के बाद हमें अपने डाइट पे थोड़ा और ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया, माहवारी आने से पहले आपके कद्र में, वज़न में बढ़त होती है, आपके शरीर के कुछ हिस्सों में चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चीज़ें प्लस माहवारी में जो आपका खून जा रहा है उसको भरकर लाने के लिए आपके खाने में कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक है लोह, जिसको आयरन बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन तैयार होता है। तो अब ये आयरन किस में रहता है? हरी सब्जियाँ, एप्पल, बीट, आप जो हर तरीके का फ्रूट खा सकते हैं। उसमें भी जो सिट्रस फूड है, मतलब लेमन, संतरा, मौसम्बी, इससे ये आयरन का एब्सॉर्प्शन आपके बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो मैं हमेशा चाहूँगी ये सारी छोटी बच्चियाँ जो जैसे चॉकलेट खाती है वैसे आप खजूर खा सकते हैं। ये बहुत ही आयरन रिच फूड है। खजूर घी या फिर खजूर अखरोट, इस चीज़ों से आपको प्रोटीन और लोह दोनों एक समान जाएगा। सींगदाने का लड्डू, जैगरी, इसमें भी लोह की मात्रा रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी, ना ही आपका मासिक चक्र चालू है उस दौरान नहीं, बल्कि पूरा महीना, पूरा लाइफ टाइम आपको आपके खाने में लोह युक्त चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए। हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है ग्लोबिन, जिसको कहते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन किस चीज़ से बनता है? प्रोटीन होता है दूध और दूध जैसे कई पदार्थों में, जैसे है पनीर, दही। कई लड़कियां बोलती हैं कि मुझसे दूध नहीं पिया जाता, तो हम लोग क्या करें? तो इस दौरान हमें पनीर खा सकते हैं, हम दही खा सकते हैं, हम छाछ पी सकते हैं, दूध का पेड़ा, खोया, ऐसी कई सारी चीज़ें प्रोटीन से भरी है। नॉनवेज, एग, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। माहवारी के दौरान जब भी आपको पेट में हल्का सा दर्द है तो घरेलू नुस्खे जो आपकी माँ, दादी, नानी बताती है उस तरीके से भी आपको पेन किलर ले सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर आप आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर आप पेन किलर लेना है या नहीं ये डिसाइड कर लीजिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इस दौरान आपको माहवारी के दिन, मासिक चक्र के दौरान और पूरा महीना कुछ योगासन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये पूरा साइकिल एक केमिकल हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहाँ से सारे ऑर्गन, ब्रेन, थायराइड, ओवरी, यूट्रस, ये सारे इन्वॉल्व है। आपका तान तनाव, आपका स्टडी, आपके इमोशंस, इन सब से ये चीज़ें जुड़ी हुई है। तो जब आप योगा करते हैं
तो ना कि आपको सांस लेना और छोड़ना इतना है, पर वज्रासन है, हलासन है, सिंपल सूर्य नमस्कार है जो आपके पेट को मरोड़ता है, आपको सेहतमंद बनाता है और आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। और सबसे लास्ट आता है एथलेटिक एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें आप पसीना बहता है, जॉगिंग, रनिंग है, आप वॉक पे जा सकती है, आप खेल कूद कर सकती है। इस उम्र में आप 45 मिनट्स से लेकर 1.5 आवर तक आप जो खेल मनपसंद है, चाहे वो बास्केटबॉल है, चाहे वो फुटबॉल है, वो आप पूरी तरीके से एंजॉय कर सकती है। तो इसकी वजह से आपके स्नायु, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और माहवारी के दिन में जो आपको दर्द होता है पेट में, वो भी कम महसूस होता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, खाना, योगासन और एथलेटिक एक्टिविटीज़। अच्छा डॉक्टर स्मिता, आज हमने जो सीखा, मैं और एक बार आपके साथ समराइज़ करना चाहूँगी मेरे छोटे दोस्तों के लिए। हमने सीखा माहवारी क्या है, नॉर्मल मासिक चक्र क्या है, कहाँ पे ये अबनॉर्मल हो जाता है, कौन से जगह पे आपको जाकर आपके डॉक्टर के साथ बात करनी है, और इसमें माहवारी के दौरान क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके लिए एनवायरनमेंट कॉन्शियस होकर हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए, आपका खान पान, एक्सरसाइज, आपका योगा, ये इसके ऊपर भी हमने थोड़ा ध्यान दिया। और इन सब के बाद हम लोग इस दिन में और एक संदेश लेकर जाएंगे। मेंस्ट्रुएशन एक चेंज है जो सभी के साथ होता है। हम सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जब भी ज़रूरत रहेगी बड़ी बहनों का फ़र्ज़ रहेगा अपने छोटी बहनों को ट्रेन करना, अपने दोस्तों को बताना, सही जानकारी पाना, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो सही जानकारी की तरफ बढ़ना। तो इसलिए मैं ये सारा चीज़ और एक बार रिवाइज किया मैंने, इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर स्मिता। थैंक यू डॉक्टर विजया। मुझे लगता है कि हमें मैम ने जो बताया, डॉक्टर विजया ने जो बताया बेसिक चीज़ें, कि शुरुआत कैसे होती है, माहवारी क्या है, उससे डरना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए माहवारी के दौरान, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने आपको, हम लोगों ने आपके पास पहुंचाई हैं। अगर उसमें भी आपको ऐसे लगता है तो वी आर ओपन टू, हम लोग अगले वीडियो में भी और डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में डॉक्टर विजया और मैं डॉक्टर स्मिता, हम लोग आपके साथ फिर से इंटरेक्ट करेंगे अगली स्टेज के बारे में कि क्या होता है। आप उस हिसाब से क्वेश्चंस हमारे लिए छोड़ सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमको रिस्पांस दे रहे हैं। और बेसिक अवेयरनेस के लिए हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं, स्प्रेड हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बहुत ही अच्छा NGO है जो स्प्रेड हैप्पीनेस कर रहा है एक्चुअल में, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और थैंक यू डॉक्टर स्मिता। मैम, मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आई से स्पेशल थैंक्स टू दिस स्प्रेड हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बच्चियों को हम लोग सिखाएंगे, इसमें से आप आगे जाकर आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, यही हम सब लोग चाहते हैं। इस बदलाव के लिए हमारे यहाँ ये प्रयास और प्रयत्न जारी रहेगा। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, आपको कुछ सुझाव देना है, आपको और कुछ सीखना है, तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। आप हमें टाइम दीजिए, हम आगे के वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर ज़रूर आएंगे। Once again, I say thank you, Dr. Smita, and thank you, Spread Happiness Organization. We all should remember, ये बहुत ही अच्छा मौका इन्होंने हमें दिया। वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे के तौर पे हम लोगों के ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाए, इसलिए मैं और एक बार आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।